चैप्टर नंबर 31, दैट इज कॉस्ट्स, बिजनेस कॉस्ट। अब कॉस्ट्स क्या होती हैं आपकी? बेसिकली बिजनेस के जो खर्चे होते हैं उनको हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस दैट आर पेड बाय द बिजनेस। और बिजनेस जब भी कोई ऑपरेट कर रहा होता है तो उसको कॉस्ट डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है बनाना। मतलब बिजनेस शुड नो इट्स एक्सपेंसेस, कि हमारे खर्चे क्या आ रहे हैं। देखें, अगर कोई भी बिजनेस ऑपरेट कर रहा है और उसके पास एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हमेशा उसको लॉस ही होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक्यूरेट कॉस्ट डेटा नहीं है तो आपकी कभी भी अनएक्सपेक्टेडली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और अगर आपके खर्चे आप पे ऑफ नहीं कर पाओ तो आपके बिजनेस को होता है लॉस। तो कॉस्ट को रिकॉर्ड करना और कॉस्ट को एस्टिमेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी होती हैं कि बेसिकली उनको कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है। बिकॉज इफ दे विल रिकॉर्ड द कॉस्ट्स and along with that they record the revenue as well, only then they will be able to calculate the profit. So it is very important to record costs. So what is the need of having an accurate cost data? अब कॉस्ट डेटा मतलब आपको अपने खर्चे का क्यों पता होना चाहिए एक्यूरेटली, के आपके खर्चे क्या हैं और कितने अमाउंट के होंगे आपके खर्चे। सो यू शुड हैव अ कंप्लीट यू नो एक्यूरेट डेटा अबाउट योर कॉस्ट। जो खर्चे अगर आपको पता होंगे तो आप अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकोगे। देखिए, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू होता है आपका टोटल सेल्स। जो टोटल सेल्स से आपकी इनकम होती है उनमें से आप क्या करते हो, अपने टोटल खर्चे माइनस कर देते हो, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। तो अगर रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हुआ तो आपके पास होता है प्रॉफिट। और लॉस कब होता है? जब आपका रेवेन्यू जो है वो कम होता है और कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है, सो यू इनकर अ लॉस। सो बेसिकली टू कैलकुलेट वेदर यू आर इनकरिंग गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट और लॉस यू नीड द कॉस्ट डेटा, क्योंकि रेवेन्यू में से आप क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट माइनस करेंगे। तो कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको। मतलब प्रॉफिट अगर आपने कैलकुलेट करना है सो यू कैन नॉट जस्ट यूज रेवेन्यू। रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तो यू मस्ट नो योर कॉस्ट एज वेल। सेकेंडली, टू मेक प्राइसिंग डिसीजंस। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी थी हमने, एक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है कि बेसिकली हम पहले बिजनेस की कॉस्ट निकालते हैं, पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं कि प्रोडक्ट कितने का बन रहा है, and then we set an appropriate price for that by adding a markup to it. So इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग तभी सेट कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने का बन रहा है, राइट? Because for example, if a product is being made for $10 and if you're selling it at $8, definitely you're going to make a loss. So if you know your product is being produced at $10, इसकी कॉस्ट ही $10 की है, तो you must sell it above $10, like for example $12 का सेल कर दो, 15 का सेल कर दो, so it should be sold above the cost price. तो कॉस्ट आपको अगर पता होगा तो you will be able to set your pricing decision as well. Thirdly, if you know your costs, you will be able to measure the business performance as well. अब कैसे? For example, लास्ट ईयर हमें प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आ रही थी $10। इस साल जो है वो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है बनाने में प्रोडक्ट की $12। तो लास्ट ईयर से इस साल हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई। सो परफॉर्मेंस अच्छी हुई या बुरी? परफॉर्मेंस बुरी हुई, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज होना बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। सो बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब हुई। अगर $10 की कॉस्ट आ रही थी लास्ट ईयर और इस साल हमें $8 की कॉस्ट आ रही है, तो व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस? इट इज गुड, क्योंकि कॉस्ट आपने कम कर दी। सो यू हैव रिड्यूस द कॉस्ट, सो यू हैव बिकम मोर एफिशिएंट, दैट मींस द बिजनेस परफॉर्मेंस इज बेटर। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए भी आप जो है वो कॉस्ट डेटा आपको चाहिए होता है। देन टू सेट बजट्स, बजटिंग करने के लिए भी आपको कॉस्ट डेटा चाहिए होता है ना। व्हाट इज बजट? बजट इज बेसिकली द एस्टिमेटेड, यू कैन से एस्टिमेशन कि फ्यूचर में जो है वो आपके कितने खर्चे होंगे
तो बजट जब आप बना रहे हो तो लेट्स सपोज कोई एक प्रोडक्ट बनाने का आप बजट बना रहे हो कि प्रोडक्ट हम कितने सेल करेंगे, कितना रेवेन्यू होगा, तो उसके अंदर आपको कॉस्ट भी इन्वॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना बजट बना रहे हो कि यार नेक्स्ट मंथ मुझे कितने जो है वो कितना कैश फ्लो होगा बिजनेस के अंदर, तो उसके अंदर भी आप जो है वो अपनी कॉस्ट देख रहे होते हो, मतलब कैश आउटफ्लो देख रहे होते हो कि आपके कितने कैश आउटफ्लो होंगे। या कोई भी अगर आपने लेट्स सपोज नेक्स्ट मंथ मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उस नेक्स्ट मंथ के प्रॉफिट को बजट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड कॉस्ट, ताकि मुझे पता चल सके मेरा कितना प्रॉफिट है। तो अपने बजट्स को भी सेट करने के लिए मुझे कॉस्ट डेटा चाहिए होता है ताकि मैं अपना बजट सेट कर सकूं। फिर टू डिसाइड ऑन द रिसोर्स टू यूज, यू नीड द कॉस्ट डेटा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा रिसोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, वेदर यू आर गोइंग टू यूज लेबर प्रोडक्शन और वेदर यू आर गोइंग टू यूज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। तो कौन सा रिसोर्स आप इस्तेमाल करोगे, लेबर इस्तेमाल करोगे या कैपिटल या मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करोगे, डिपेंड्स ऑन योर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव methods are higher, so you're not going to use labor intensive methods, you're going to go for capital intensive methods. Whereas अगर cost of labor intensive method is cheaper, then you're not going to go for capital intensive method, rather आप जो है वो labor intensive method के लिए जाओगे। कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना है, जाहिर सी बात है जो सस्ता और जो चीपर पड़े। तो हाउ डू यू नो दैट रिसोर्स इज चीपर व्हेन यू हैव द कॉस्ट डेटा। आपको जब पता है कि एक चीज 10 रुपए की, एक चीज 12 रुपए की है, तो 12 वाली चीज महंगी है। तो ये तो अगर एक रिसोर्स है, उस एक रिसोर्स 12 रुपए का मिल रहा है, एक रिसोर्स 10 रुपए का मिल रहा है, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो अपना कि यार 10 रुपए वाला ज्यादा बेहतर है क्योंकि इट इज चीपर, 12 रुपए वाला महंगा है क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव। एंड लास्टली टू मेक चॉइसेस, आप कॉस्ट डेटा ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेक चॉइसेस। अब चॉइसेस कैसे, फॉर एग्जाम्पल कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन मेक चॉइस कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। बिकॉज आपके पास जब कॉस्ट डेटा आ जाएगा तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट सस्ते में बन रहा है आप कोशिश करोगे आप वो प्रोडक्ट बनाओ, बिकॉज जो प्रोडक्ट आपको सस्ते में बनेगा उस प्रोडक्ट में आपका कम खर्चा होगा और प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा हो सकता है। सो यू कैन ऑल्सो डिसाइड दैट विच प्रोडक्ट यू हैव टू मेक, विच प्रोडक्ट यू डोंट हैव टू मेक, राइट। तो इस तरीके से आपके मैनेजर्स जो है वो एक्यूरेट कॉस्ट डेटा से ये सारे डिसीजंस जो है वो अपने ले सकते हैं। फिर अब जब हम लोग कॉस्ट डेटा बनाते हैं तो कॉस्ट डेटा में यूजुअली हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट द बिजनेस इनकर्स। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, दो मेन हमारी जो कॉस्ट होती हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट कैन बी एलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट और अ कॉस्ट सेंटर। बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जिनको आप एलोकेट कर सकते हो टू अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, अब रॉ मटेरियल लेट्स सपोज एक शर्ट का रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल ऑफ शर्ट कॉस्ट $1, ऑलराइट। मतलब एक शर्ट अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो उसपे $1 का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैं दो शर्ट मैन्युफैक्चर करूंगा तो $2 का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैं तीन शर्ट मैन्युफैक्चर करूंगा तो $3 का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैं चार शर्ट्स मैन्युफैक्चर करूं तो $4 का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैं पांच शर्ट्स मैन्युफैक्चर करूंगा तो $5 का मटेरियल लगेगा। तो एज यू कैन सी दैट कि ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है इट कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज द शर्ट। आप देखें जब मैं एक शर्ट बना रहा हूँ तो $1, जब मैं दो शर्ट बना रहा हूँ तो $2। तो जैसे जैसे मेरी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। So that means I can easily allocate this particular cost to the product. So this is a direct cost. अब यहाँ पे एक टर्म एक और लिखा हुआ है दैट इज कैन बी एलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट और अ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है बच्चों, कॉस्ट सेंटर बेसिकली आपका वो डिपार्टमेंट या वो प्रोडक्ट होता है जिसपे आपका खर्चा हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बनाने में खर्चा होता है तो उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। डिपार्टमेंट है उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज सैलरी लेते हैं, उस डिपार्टमेंट को हम कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। ऑफिस की बिल्डिंग है,
ऑफिस की बिल्डिंग है, उसका रेंट पे कर रहे हो, खर्चा करवा रही है ऑफिस की बिल्डिंग, तो वो एक कॉस्ट सेंटर है। तो वो चीजें जो बिजनेस का खर्चा करवाती हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। एंड यू एलोकेट योर डायरेक्ट कॉस्ट इजीली ऑन दीज कॉस्ट सेंटर्स और प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी आपकी? लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट की भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेबर एक यूनिट बनाने का $5 पैसे चार्ज कर रहा है। तो अगर एक यूनिट बनाने के वो $5 चार्ज करे, तो 2 यूनिट बनाने के वो $10 चार्ज करेगा। 3 यूनिट बनाने के वो $15 चार्ज करेगा। 4 यूनिट बनाने के वो $20 चार्ज करेगा। सो जैसे जैसे आपका लेबर आउटपुट बढ़ाता रहेगा, वैसे वैसे आपकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। एंड फॉर रिटेलर्स इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रिटेलर क्या करते हैं? रिटेलर्स बिजनेस से खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। ठीक है, तो बिजनेस से जितने का वो खरीदते हैं, दैट इज बेसिकली देयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर एग्जांपल, कैडबरी जो है वो इम्तियाज को गुड सेल करता है। लेट्स सपोज इम्तियाज 2 लाख रुपए की चॉकलेट्स खरीदता है फ्रॉम कैडबरी। तो इम्तियाज का ये जो कॉस्ट है ऑफ 2 लाख रुपीज, दिस इज इट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑलराइट, तो रिटेलर्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज देयर डायरेक्ट कॉस्ट, वेयर एज मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं खुद प्रोडक्ट, उनके लिए उनका लेबर कॉस्ट और उनकी मटेरियल कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज सिंपली विच कैन बी एलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट, कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ये कॉस्ट सेंटर है आपका कोई, उसके ऊपर आप डायरेक्टली इसको एलोकेट कर सकते हो। Whereas indirect cost is cost that cannot be allocated to the products or cost centers. These costs are also known as overheads. ये वो खर्चे होते हैं जिनको आप allocate नहीं कर सकते on a particular cost center or profit center. Sorry, on a cost center or product. For example, factory rent. फैक्ट्री का रेंट है 50,000, और फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। चलो 4 लगा लो, प्रोडक्ट डी। अब ये जो रेंट है, ये मैं हर एक प्रोडक्ट पे कैसे एलोकेट करूं? क्या इक्वली डिवाइड कर दूं? नहीं। ए के यूनिट ज्यादा बन रहे, बी के यूनिट थोड़े कम बन रहे, सी के डिफरेंट यूनिट्स बन रहे, डी के डिफरेंट यूनिट्स बन रहे। अगर चारों के इक्वल यूनिट्स बन रहे होते तो चलो मैं इक्वली डिवाइड कर सकता था, लेकिन चारों के प्रोडक्शन लेवल, चारों का आउटपुट लेवल डिफरेंट है, तो मैं इनको यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकता। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन, प्रमोशनल कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट जो आप करते हैं, प्रमोशनल कॉस्ट आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। मतलब उसका प्रोडक्शन पे कोई खर्चा नहीं, मतलब अगर आप ये पे भी नहीं करोगे, लेट्स सपोज ये भी 50,000 है, अगर आप प्रमोशनल कॉस्ट पे भी नहीं करोगे, तब भी आपकी प्रोडक्शन चलती रहेगी। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट डायरेक्टली। आप डायरेक्ट कॉस्ट मतलब आप लेबर कॉस्ट नहीं पे करो, लेबर नहीं आएगा, आपको प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। मटेरियल नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट कभी भी आपकी प्रोडक्शन को नहीं रोकती। दैट इज वाई दे आर नॉट एलोकेटेड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रोडक्ट आप बना रहे हो 4 फैक्ट्री में, आप फैक्ट्री रेंट पे नहीं करो, तब भी आपको फैक्ट्री जो है वो होगी और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होती रहेगी। आप ओनर से जाके बात करो, एग्रीमेंट करो, जो भी करने करो, लेकिन प्रोडक्शन होती रहेगी। आप प्रमोशनल कॉस्ट पे नहीं करो, तब भी प्रोडक्शन आपकी रुकेगी नहीं, प्रोडक्शन आपकी चलती रहेगी। सो दीज आर योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। So direct costs are the costs that can be allocated to the products, whereas indirect costs are the costs that cannot be allocated to the product or cost centers. Then costs in the short run can also be classified into fixed costs and variable costs. Now, what is the difference between fixed costs and variable costs? इनके नाम से आपको इनका difference पता चल जाता है। Fixed costs are the costs that does not change with the level of output. For example, बिजनेस एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बनाता है अपनी फैक्ट्रीज में, अपने बिजनेस के अंदर, तो वो जो कॉस्ट वो फिक्स रहे, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री रेंट है 50,000। अब आपका आउटपुट 0 हो या आउटपुट 10,000 हो,
आपने ये रेंट पे करना ही करना है 50,000 का। मतलब आप फैक्ट्री को बंद रखते हो तब भी आपको 50,000 का रेंट देना है फैक्ट्री का। आप फैक्ट्री को मैक्सिमम यूज करते हो और 10,000 यूनिट बनाते हो तब भी आपको 50,000 ही रेंट देना है फैक्ट्री का। सो दिस इज वॉट योर फिक्स कॉस्ट इज। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप जो भी अपना लेवल ऑफ आउटपुट कर लो, ये कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाली, इट रिमेन्स फिक्स्ड। वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अभी दोबारा से हम लोग मटेरियल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल आपका एक वेरिएबल कॉस्ट है। वाई? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल $1 का अगर एक शर्ट पे रॉ मटेरियल लग रहा है तो आप $1 खर्च कर रहे हैं। अगर दो शर्ट्स बना रहे हैं तो $2 खर्च हो रहे हैं। तीन शर्ट्स बना रहे हैं तो $3 खर्च हो रहे हैं। चार शर्ट्स बना रहे हैं तो $4 खर्च हो रहे हैं। पांच शर्ट्स बना रहे हैं तो $5 खर्च हो रहे हैं। तो व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट the cost keeps on increasing and increasing with the level of output. The more the number of outputs you increase, the more the cost also increases. तो जितने ज्यादा आप अपने आउटपुट को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। सो इट इज द कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। द मोर द आउटपुट, द मोर द वेरिएबल कॉस्ट। एंड व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ दीज कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड कर लेते हैं, सो वी गेट टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज सिंपली द टोटल कॉस्ट दैट हैज इनकर्ड। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेटेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गई आपकी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द प्रोडक्ट। ऑलराइट। और ये अगर आपने पे नहीं करी, ये खर्चे आपने पे नहीं करे, तो आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। देन वी हैव इनडायरेक्ट कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट which are not directly related to the product and these cannot be allocated to the product as well. तो अगर आप इसको पे भी ना करो तब भी प्रोडक्शन आपकी चलती रहेगी। तो in the short run we also classify our cost into fixed cost. Fixed cost remains fixed, does not varies or does not change with the level of output, whereas variable cost are the cost that varies with the level of output. जितनी ज्यादा जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते रहेंगे, जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ता रहेगा, उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी साथ साथ। एंड टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कितना खर्चा आपका इनकर हुआ है, इट इंक्लूड्स योर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये चीजें याद रखनी है, अभी आगे और जाके हम इनके ऊपर कैलकुलेशन भी करेंगे। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन क्लासिफाइंग द कॉस्ट्स? अब ये हमने अभी तो क्लासिफाई कर लिया कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है। ये पढ़ने में तो आसान है, तो ये इनकी डेफिनेशन वगैरह तो आसान है, बट एक्चुअल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू see to allocate or to classify that which cost is direct cost and which cost is indirect. फिर कभी कभार कोई कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट होती है, वो डायरेक्ट बन जाती है। कभी कभार कोई कॉस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्ट होती है, वो इनडायरेक्ट बन जाती है। कोई कॉस्ट फिक्स्ड है तो वो वेरिएबल बन जाती है, कोई कॉस्ट वेरिएबल होती है तो वो फिक्स बन जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग सिचुएशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे आपकी ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑल्दो लेबर इज द वेरिएबल कॉस्ट, आप लेबर को पैसे देते हो अकॉर्डिंग टू द number of units or number of output that it produces. But sometimes when there is no demand, business still pay the workers, turning it into a fixed cost. जब बिजनेस चल रहा था, जब आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, तो यू आर पेइंग द लेबर विथ पर यूनिट कॉस्ट, मतलब जितना लेबर यूनिट आउटपुट बना रहा है उतने लेबर को पैसे मिलेंगे। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द डिमांड डिक्रीजेस। सही है, लेकिन फिर भी बिजनेस जो है वो लेबर को पैसे दे रहा होता है, क्योंकि लेबर जो है वो उसके साथ काम कर रहा है इतने सालों से और डिमांड दोबारा बढ़ने के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। तो लेबर को खुश रखने के लिए बिजनेस फिर भी उनको पैसे दे रहा होता है, भले डिमांड इतनी नहीं है। तो वो क्या आपका, कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो किस में टर्न हो गई, फिक्स कॉस्ट में। कि आप फिर भी लेबर को पैसे दे रहे हो उतने ही जितने वो आउटपुट बना के कमा रहा था। समटाइम्स वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स fixed cost. Electricity costs can be allocated directly on a range of products made. However, electricity costs are classified normally as indirect overheads. तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को आप आराम से जो है वो एलोकेट कर सकते हो इक्वली ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग।
जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप डिवाइड कर दो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगेन, कोई यूनिट ज्यादा बन रहा है, कोई यूनिट ज्यादा बन रहा है तो वो ज्यादा मशीनरी चलवाएगा, तो उसके ऊपर ज्यादा एलोकेशन होनी चाहिए। कोई यूनिट, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कम बन रहा है, तो उसके ऊपर कम जानी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है 10,000 और आपके पास 4 यूनिट्स बन रहे हैं, A B C एंड D। ए जो है वो 100 यूनिट्स बनाते हैं, बी जो है वो 300 यूनिट्स बनाते हैं, सी जो है वो 200 यूनिट्स बनाते हैं, और डी जो है वो 500 यूनिट्स। इफ यू डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली, चारों प्रोडक्ट्स में आप जो है वो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। वाई? बिकॉज बी 300 बना है एज कम्पेयर टू ए, तो इसने ज्यादा मशीन चलाई होगी, इसने कम मशीन चलाई होगी। इसने बी से कम मशीन चलाई होगी, लेकिन और डी ने सबसे ज्यादा मशीन चलाई है। सो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है उसको हम यूजुअली इनडायरेक्ट ओवरहेड ही ट्रीट करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू divide it into these products. So usually sometimes it is very easy that you can divide the cost, and sometimes it is difficult to classify the cost. So hence it is difficult to classify cost, and therefore business use different methods of allocating the cost. तो ये मुश्किल का एक आसान हल है, दैट इज बेसिकली यूजिंग कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कि आप अपने बिजनेस के अंदर एक कॉस्टिंग का मेथड आप अडॉप्ट कर लेते हो, और वो फिर जो है वो थ्रू आउट आप उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। So there are different approaches to costing. Let's discuss that. But before discussing the approaches to costing in detail, हम लोग पहले थोड़े से important concept और पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर द डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस वेयर कॉस्ट कैन बी एलोकेटेड। फॉर एग्जांपल, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस का एक कॉस्ट सेंटर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज सैलरी ले रहे हैं, तो वो आपका एक कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर आर बेसिकली दोज डिपार्टमेंट्स और दोज सेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑन विच द कॉस्ट कैन बी एलोकेटेड। तो ये कोई रेवेन्यू आपको जनरेट करके नहीं देते, ये आपके कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। आप इनके ऊपर बस पैसा लगा रहे होते हैं, ये कोई आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देते। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको क्या रेवेन्यू जनरेट, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको क्या रेवेन्यू जनरेट करके देगा। सो ये वेर एज प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स आर कॉस्ट आर एलोकेटेड टू दीज, बट दे ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट पे पैसे लगा रहे हो, उसको बनाने में खर्चा कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट लग रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट पे बिक भी रहा है, सही है, और वो प्रोडक्ट जो है वो आपको रेवेन्यू भी कमा के दे रहा है, तो इट इज योर प्रॉफिट सेंटर, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट को $5 में खर्चा आ रहा है बनाने का, और वो मार्केट में जो है वो $10 का सेल हो रहा है, तो आपको वो $5 का प्रॉफिट करके दे रहा है। तो बेसिकली प्रॉफिट सेंटर्स आर दोज products, or you can say departments of the business, which on which the costs are allocated and they also earn a revenue for the business। तो वो रेवेन्यू जो कमा रहे बिजनेस के लिए, तो वो भी आपका क्या है, आपका प्रॉफिट सेंटर। फॉर एग्जांपल, ब्रांचेस, अब एक ब्रांच है इम्तियाज की ब्रांच है, उसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसमें खर्चा जा रहा है, रेंट वगैरह सारी चीजें कॉस्ट एलोकेट हो रही है उसके अंदर, बट कस्टमर्स भी आ रहे हैं वहां से चीजें खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो ब्रांच जो है आपको वो रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रही है। So you can calculate the profit from the branch as well. So that is why that branch is known as a profit center. फिर उसके बाद ओवरहेड्स आपको पता होने चाहिए। ओवरहेड्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके खर्चे सारे। सो दीज आर योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। तो यूजुअली आपके ओवरहेड्स 4 तरीके के होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट है उसकी डेप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, तो ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड खर्चे हैं। फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वेयर हाउस में आपने इन्वेंट्री वगैरह रखी हुई है, तो वो आपका वेयर हाउस का रेंट क्या है, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो, ऑफिस की सैलरीज पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है। फिर फाइनेंस ओवरहेड सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स वगैरह आप पे कर रहे हैं, सो दैट इज योर फाइनेंस ओवरहेड। तो यूजुअली आपके इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए इनडायरेक्ट खर्चे आपके। देन यू शुड ऑल्सो नो how you calculate average costs. Now, what is average cost? Average cost is the cost of producing a single unit. एक
प्रोडक्ट बनाने का खर्चा जो होता है, दैट इज बेसिकली योर एवरेज कॉस्ट, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक 10,000 शर्ट्स बनाने की जो मुझे कॉस्ट आई है वो 50,000 आई है टोटल कॉस्ट। तो एक शर्ट बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी मुझे? मैं 10,000 को 50,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक शर्ट बनाने की कॉस्ट मुझे $5 आई है। सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके एवरेज कॉस्ट है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर एवरेज कॉस्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है। तो कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आप कॉस्ट एलोकेट करते हो, बट दे डोंट डू एनी अर्निंग। प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं कि आप उन पे कॉस्ट भी एलोकेट करते हो, वो आपको कमा के भी देते हैं, तो यू कैन जनरेट अ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अ ब्रांच ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक और अ शॉप, तो वो ब्रांच जो है वो आपकी एक प्रॉफिट सेंटर है, क्योंकि उसके ऊपर आप खर्चा भी कर रहे हो, उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हो, वहाँ का रेंट वेंट भी पे कर रहे हो, और उसके साथ साथ वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं इन अर्निंग अ revenue. So you can easily calculate the profit that you are earning from a particular branch. So that is basically your profit center. Then we have overheads. Overheads आपके indirect खर्चे होते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ये वेजेस एंड सैलरीज पे कर दी ऑफिस एम्प्लॉयज को, वेयर हाउस का रेंट पे कर दिया, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे आपके खर्चे होते हैं। और आपका एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? दैट इज द सिंगल पर यूनिट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। Now we are going to discuss about the first approach of costing, that is full costing technique. अब यूजुअली बिजनेसेस जो हैं अपनी कॉस्ट को कैसे डिटरमिन करते हैं? अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, लेट्स सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स। सो हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमिन कि आप कोई पर्टिकुलर शर्ट कितने की बना रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल शर्ट? सो यू यूज अ टेक्निक which is known as full costing technique. Full costing technique is when a business allocates all the cost to each product produced. जब आप अपनी सारी कॉस्ट, मतलब जितनी भी आ रही है कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जितने भी खर्चे आपके हैं, आप सारे खर्चे एब्जॉर्ब कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं ऑन टू द प्रोडक्ट। दैट इज बेसिकली योर फुल कॉस्टिंग अप्रोच, कि जो खर्चा आए उसको किस पे डालो? प्रोडक्ट के ऊपर डालो। तो इसको हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं। जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ते हैं उनको पता होगा ये टर्म, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑल द कॉस्ट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्रोडक्ट। जैसे एक प्रोडक्ट को आप एक स्पंज ले, सही है, और स्पंज से आप पानी साफ कर रहे हैं। अब स्पंज से आप पूरा पानी जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो पानी क्या है? आपका सारे खर्चे। तो आपका पूरा जो है वो स्पंज जो है वो पूरा कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं फुल कॉस्टिंग। ठीक है, तो व्हेन अ प्रोडक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द कॉस्ट, तो उसको हम कहते हैं फुल कॉस्टिंग अप्रोच। तो जितनी भी कॉस्ट, जितना भी खर्चा आपके बिजनेस के अंदर आ रहा होता है, आप उसको किस पे डाल देते हो? प्रोडक्ट के ऊपर डाल देते हो। तो यूजुअली फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट it is easier to use full costing approach. However, a business producing multiple products need to cost allocation, need to use cost allocations. अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बना रहे हो आप, एक प्रोडक्ट की जरा कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर सैफ प्रोड्यूसेस टी शर्ट्स। ठीक है, अब मिस्टर सैफ जो है वो टी शर्ट्स बना रहे हैं और ये इनकी कॉस्ट है। लेट्स सपोज रॉ मटेरियल है 5,000 का, लेबर कॉस्ट है 3,000 की, रेंट है फैक्ट्री का 4,000 का, और जो आउटपुट ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं 10,000 यूनिट्स, 10,000 शर्ट्स। तो अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करूंगा क्या? अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट या शर्ट्स बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले अपनी कॉस्ट का टोटल करूंगा। कॉस्ट का टोटल 5,000, 3,000, 4,000।
538, 8 + 4 is 12। तो ये आ गया आपका 12,000। 12,000 इज माई टोटल कॉस्ट। और ये जो टोटल कॉस्ट है मैं सारी इसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा अपनी। टोटल कॉस्ट ऑफ 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शर्ट्स आई एम प्रोड्यूसिंग, राइट। तो ये 10,000 शर्ट्स मैंने बनाई तो मेरा कितना आ गया, 1.2। तो एक शर्ट जो है वो मेरी उसकी कॉस्ट कितनी है, $1.2 की। नाउ आई नो दैट कि मेरी एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, $1.2 की। तो अब मैं शर्ट की सेलिंग प्राइस भी सेट कर सकता हूँ। सो व्हेन आई नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माई शर्ट, सो आई कैन इजीली सेल माई शर्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर $4। तो ये मैं $4 की शर्ट सेल करके अपना प्रॉफिट आराम से कमा सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे it was very easy for me to allocate the total cost on a single product। कि यार 10,000 शर्ट्स पे मैंने सीधा सीधा अपनी कॉस्ट को एलोकेट करा। तो मैंने टोटल कॉस्ट निकाली, उसको डिवाइड करा विद द नंबर ऑफ यूनिट्स आई एम प्रोड्यूसिंग, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई और मैंने अपनी सेलिंग प्राइस सेट कर ली। बट व्हेन बिजनेसेस आर मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो उनको काफी ज्यादा मसला होता है और उसकी वजह से उनको फिर कॉस्ट एलोकेशन मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सच एज allocating the cost in proportion of direct cost, allocating the cost in proportion of factory space। अब ये सारी चीजें क्या है देखें, अब जब बिजनेस को एक सर्टेन कॉस्ट आ रही होती है और वो बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा होता है, तो वो एक बेस सेलेक्ट कर लेता है कि मैं इस बेसिस पे अपने कॉस्ट को डिवाइड करूंगा। तो वो बेस क्या होती है, वो होती है या तो डायरेक्ट कॉस्ट, या तो फैक्ट्री स्पेस कितना लिया हुआ है आपके प्रोडक्ट की मशीनरी ने, या फिर आपका टोटल लेबर कॉस्ट कितना है इन प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट और टू द टोटल आउटपुट। ये सारे आपके कॉस्ट एलोकेशन है। अभी मैं आपको एक एक करके ये सारे समझाता हूँ थ्रू दिस क्वेश्चन। अभी एक फुल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग जरा पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये फुल कॉस्टिंग अप्रोच। अभी देखें सिंगल प्रोडक्ट की तो ये अप्रोच है। सिंगल प्रोडक्ट वाले क्या करते हैं, आप फुल कॉस्टिंग अप्रोच आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करें, अपनी कॉस्ट की सारी टोटल करें और टोटल कॉस्ट करने के बाद डिवाइड करें विद द आउटपुट, तो आपके पास आ जाता है आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपने सारी कॉस्ट किस में एब्जॉर्ब कर दी, एक ही प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कर दी। बट व्हेन अ बिजनेस इज मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सो व्हाट शुड इट डू। अब यहाँ पे हीथ इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सवाल है कि एचटी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, अ पंप फॉर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एंड एन एक्सट्रैक्टर फैन। Both products pass through two processes, cost centers during their manufacture. Different equipment is used for each product. The direct labor and material costs have been identified and allocated to the two products. The management accountant has been asked to calculate the full cost of both the products. This will allow the unit cost to be calculated as a basis for pricing decision. In 2021, 50,000 pumps were made and 40,000 fans were produced. तो अब हमें ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें जो डेटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दो प्रोडक्ट बना रहा है ये, पंप और फैन बना रहे। मशीनिंग एंड असेंबली डिपार्टमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है इसने $100,000, $130,000। डायरेक्ट लेबर दिए हुए 170,000 एंड 50,000। फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 30 एंड 20। तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है ना। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट कैन इजीली बी एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स और कॉस्ट सेंटर्स। तो यहाँ पे देखें हर किसी की सेपरेट सेपरेट डायरेक्ट कॉस्ट है। आपने आसानी से एलोकेट किया हुआ है कि भाई पंप बनाने का मटेरियल का खर्चा इतना आ रहा है, फैन बनाने का मटेरियल का खर्चा ये आ रहा है। पंप बनाने का लेबर जो पैसा ले रहा है वो 170 ले रहा है, फैन बनाने का जो लेबर पैसा ले रहा है वो 50 ले रहा है। टेस्टिंग डिपार्टमेंट में हमने एक लेबर रखा हुआ है, लेबर जो है वो पंप टेस्ट करने के $30,000 दे रहा है और ये फैन टेस्ट करने के $20,000। और यहाँ पे आपके ओवरहेड्स आ गए। अब ओवरहेड्स क्या होते हैं आपके, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो यहाँ पे देखिए ये एलोकेट नहीं हुई हुई, ये टोटल दी हुई है। ये ऐसे अलग अलग करके नहीं लिखी हुई, तो अलग अलग करके लिखी हुई होती तो एलोकेट हुई भी होती। ये टोटल लमसम ये पूरा एक्सपेंस आया, दैट इज फैक्ट्री का रेंट था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज थे, डेप्रिसिएशन थी। तो टोटल एवर ओवरहेड 60 + 20 80, 80 + 80 160 एंड 160 + 40 इज 200। तो टोटल ओवरहेड्स आपके आ गए 200। अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर सकता।
क्योंकि मेरे पास ये अलग अलग कॉस्ट नहीं है, तो हर एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये ओवरहेड जो है ये आपके टोटल दिए हुए हैं, ये सेपरेट करने हैं मुझे अब। तो इसको सेपरेट करने के लिए मुझे सर्टेन कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये जो चार कंडीशंस हैं, सही है, कि कॉस्ट एलोकेशंस की, इन चारों में से मुझे कोई ना कोई एक कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो सवाल में दी भी होगी। तो अब यहाँ पे मेरा सारा टारगेट क्या है कि मुझे ये डिवाइड करना है, और इसको मैं किसके प्रोपोर्शन में डिवाइड करूंगा? डायरेक्ट कॉस्ट के प्रोपोर्शन में डिवाइड करूंगा, फ्लोर स्पेस के प्रोपोर्शन में डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, लेबर कॉस्ट के प्रोपोर्शन में डिवाइड करूंगा। ये सब मुझे क्वेश्चन में पता चलेगा। तो सवाल करते हैं। नाउ कैलकुलेट द एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच प्रोडक्ट। ये कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट। अब एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालना है डायरेक्ट कॉस्ट का। तो लेट्स सपोज अगर मैं पंप की कैलकुलेशन करूं, तो एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखें। एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट पंप, तो डायरेक्ट कॉस्ट को एवरेज आउट करना है मुझे, तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट लूंगा, और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। तो 100, 170 एंड 30, ये टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है ऑन पंप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 100 प्लस 70 प्लस, सॉरी, प्लस 170 प्लस 30। तो मेरे पास पंप की एवरेज डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई? ये टोटल डायरेक्ट है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर पंप, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट पंप की कितनी आ गई? 200, और 200 और ये 300, 300 इज द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ पंप। और ध्यान में रखिएगा ये 300,000 है, सही है, क्योंकि ये तीन जीरोस यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फिगर दी हुई है ना, ये 1 लाख है, ये 1,70,000 है, ये 30,000 है। ठीक है, तो ये $3 लाख आपकी आ गए टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट। तो एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मिले हुए पंप के कितने हैं? पंप के यूनिट्स हैं यहाँ पे 50,000। तो आई सिंपली डिवाइड दिस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट विथ द नंबर ऑफ यूनिट्स टू गेट माई एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर पंप। तो ये 50,000 यूनिट्स हैं, इसको मैंने डिवाइड करा, तो अब मेरे पास जो है वो आ जाएगा 55, 6। तो $6 इज द एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर मेकिंग पंप। अब मैं फैन की कैलकुलेट करता हूँ। फैन की कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? 130 प्लस 50 प्लस 20। तो फैन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, नाउ टू कैलकुलेट द फैन वी हैव 130 प्लस 50 प्लस 20। 130 प्लस 50 इज 180, 180 प्लस 20 इज 200। तो 200,000 हमारे पास क्या आ गई? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फैन। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ है? यहाँ दिए हमें, कितने? 40,000 फैंस। तो 40,000 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो नाउ वी हैव 4 5 20, $5 इज द एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फैन। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? एलोकेट टोटल ओवरहेड कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस प्रोपोर्शन में आपने जो है वो अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करना है। तो ये कह रहा है कि इन प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट आप जो है वो एलोकेट कर दो। अब प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन आपने मैथ्स में पढ़ा है, सही है। अब रेशियो प्रोपोर्शन क्या है कि बेसिकली एलोकेट टोटल ओवरहेड कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। तो डायरेक्ट कॉस्ट इनकर निकालने के लिए हमें तो पहले क्या चाहिए, देखें।
टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ पंप कितनी है? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट हमने निकाली, कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख हमारी पंप की कॉस्ट है। अच्छा, अब टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फैन, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फैन कितना है? हमने कैलकुलेट करा, इट वॉज 200,000। अब हमें निकालना है इनका परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम दोनों की टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर लेंगे। तो दोनों की जब टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करा हमने, तो हमारे पास आया 500,000। तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट क्या आ गई दोनों प्रोडक्ट्स की? 5 लाख। ठीक है। और इस 5 लाख में से 3 लाख किसका है? पंप का है। और 2 लाख किसका है? फैन का है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रेशियो प्रोपोर्शन निकालेंगे, दैट इज पंप प्रोपोर्शन कितना है? 3 लाख आपके पंप की कॉस्ट है। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है दोनों प्रोडक्ट की? 5 लाख। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास आ जाएगा पंप का परसेंटेज। और फैन का प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे 2 लाख, क्योंकि फैन की डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे 5 लाख से, जो कि टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे दोनों के। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। तो 3/5 multiplied by 100 will give us 60%। एंड फैन का अगर हम कैलकुलेट करें तो 2/5 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 40%। ठीक है। तो मतलब ये 5 लाख में से 60% डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑफ फैन, सॉरी इज ऑफ पंप, एंड 40% इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फैन। ठीक है। अभी हमारे पास आ गए परसेंटेजेस। अब इसने हमें बोला है एलोकेट टोटल ओवरहेड कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। तो हमारे पास अब क्या है, ये दोनों की परसेंटेजेस है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें ओवरहेड्स को एलोकेट करना है। तो बी पार्ट्स में ओवरहेड्स को हमें एलोकेट करना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड एलोकेशन क्या होगी, देखें यहाँ पे। अब ओवरहेड हमारे कितने हैं टोटल? यहाँ पे हमें दिए में 2 लाख। तो ये 200,000 हमें दिया हुआ है। 60, 20, 80, 40 इसको ऐड करके हमें टोटल इन्होंने बताया है कि ओवरहेड्स हैं आपके 2 लाख। तो टोटल ओवरहेड्स आपके कितने हैं? 2 लाख, 200,000। अब ये 2 लाख को आपने डिवाइड करना है किसमें? इस 2 लाख को आपने डिवाइड करना है पंप में, ताकि पंप का ओवरहेड का खर्चा आ जाए। और फैन के ओवरहेड में आपने उसको डिवाइड करना है। लेकिन किस में डिवाइड करना है? अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज 60 एंड 40 के रेशियो में। 60-40 आपने निकाला है ना, डायरेक्ट कॉस्ट का प्रोपोर्शन आपको उन रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है इन प्रोपोर्शन ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। तो पहले हमने डायरेक्ट कॉस्ट का प्रोपोर्शन निकाला, 60:40 का आया। और अब हम 2 लाख को 60:40 कर देंगे। तो अब 60% ऑफ 200,000 इज 120,000, एंड 40% ऑफ 200,000 इज 80,000। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? अब हमारे पास ये ओवरहेड्स डिवाइड हो गए। अब हमें पता है कि ये जो 2 लाख है, इसमें से 1,20,000 पंप का है और 80,000 किसका है? फैन का है। पहले हमें नहीं पता था, पहले ये 2 लाख क्या लिखे हुए थे? टोटल लिखे हुए थे। अब हम अलग अलग करके ओवरहेड्स को लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इन फुल कॉस्टिंग। हम लोग ये क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हैं कि ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, इसको हम अलग अलग करने, हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग लगाने के लिए हमने क्या करा? हमने करा इसको डिवाइड इन प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट।
अब सवाल में वो आपको फैक्ट्री स्पेस भी दे सकता है, सवाल में वो आपको टोटल लेबर कॉस्ट भी दे सकता है, सवाल में आपको वो आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट भी दे सकता है। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको ये 2 लाख को डिवाइड कर दिया आपने। अब क्या करना है आपने, कैलकुलेट द एवरेज यूनिट कॉस्ट यूजिंग फुल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब क्या करना है, अब हमें फुल कॉस्ट निकालना है। तो देखें, फुल कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है दोनों की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फुल कॉस्ट निकालेंगे ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो पंप ले लेते हैं यहाँ पे और फैन ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब फुल कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास टोटल डायरेक्ट कॉस्ट थी दोनों की, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी डायरेक्ट कॉस्ट। जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितना है, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता था, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब टोटल डायरेक्ट कॉस्ट के बाद क्या है हमारे पास, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट के बाद हमारे पास है टोटल ओवरहेड्स, जो कि अभी अभी हमने डिवाइड करें कितने, 1,20,000 और 80,000। तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास यहाँ पे, अब टोटल कॉस्ट ऑफ पंप कितनी आएगी, 300 प्लस 120, कितना आ गया, 420,000 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पंप। वेयर एज द फैन की आप कैलकुलेट करें, 200 प्लस 80 इज 280,000, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फैन। तो दोनों की अलग अलग टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज यूनिट कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड टोटल कॉस्ट विद नंबर ऑफ यूनिट्स। देयरफॉर एवरेज कॉस्ट ऑफ पंप इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 4,20,000, तो 420,000 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पंप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे क्वेश्चन में पहले हमें दिए हुए, दैट इज 50,000 पंप्स। तो 50,000 पंप से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो 420,000 डिवाइडेड बाय 50,000 is $8.4. This is the average cost of pump, and average cost of fan will be, again total cost कितनी है, 280,000 divided by, हमने फैंस कितने बनाए हैं 40,000, राइट। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे विथ 40,000। सो यू विल गेट 280 divided by 40,000, you will get 7। तो $7 is basically your full cost, full average cost of producing the fan। तो इस तरीके से हम लोग ने अपना एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाला यूजिंग फुल कॉस्टिंग मेथड। तो फुल कॉस्टिंग में हम देखें क्या करा हमने, कि फुल कॉस्टिंग में हमें सारी कॉस्ट किसमें एब्जॉर्ब करनी है, प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब करनी है ना। लेकिन ये जो कॉस्ट है ये अलग से लिखी हुई है, और हम इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर आपका फिर गलत आ जाएगा। क्योंकि फैंस पंप के यूनिट तो 50,000 बने, फैन के यूनिट तो 40,000 बने, तो हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली। तो क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया था कि आपको जो ये ओवरहेड कॉस्ट है ना, ये डिवाइड करनी है इन प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। तो हमने क्या करा, हमने पहले प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट निकाला। हमने देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो, उसका 60% प्रोपोर्शन पंप लेके गया हुआ है, और 40% प्रोपोर्शन जो है वो फैन लेके गया हुआ है। और उसी प्रोपोर्शन के अंदर हमने क्या करा, हमने अपने ओवरहेड को डिवाइड करा। हमने क्या करा कि 60% पे हमने अपने ओवरहेड को डिवाइड करा इन पंप, दैट इज 120,000, और 200,000 का जो ओवरहेड था उसको हमने फैन में डिवाइड करा, दैट इज 40% में, दैट इज 80,000। और अब हमारे पास जब ये सेपरेट ओवरहेड्स आ गए, तो हमने क्या करा, हमने टोटल कॉस्ट निकाली।
तो टोटल कॉस्ट कैसे आ गई हमारे पास, जो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस जो ओवरहेड हमने डिवाइड करे हैं उन दोनों को हमने ऐड करा तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, दोनों की, पंप की और फैन की। और फिर उसने बोला था क्वेश्चन में कि हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज कॉस्ट क्या करा हमने, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो एवरेज कॉस्ट आ गई पर यूनिट, दैट इज 8.4 एंड $7। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, बहुत छोटी कैलकुलेशन आएगी जिसमें वो आपको शायद डायरेक्ट कॉस्ट दिए हुए होंगे और ओवरहेड डिवाइड करने का बोलेगा, या ऑलरेडी ये परसेंटेजेस निकाल के दी हुई होंगी आपको, और वो बोलेगा आपको कि ये ओवरहेड अब डिवाइड कर दो इस पे और टोटल कॉस्ट निकाल दो या एवरेज कॉस्ट निकाल दो। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आएगी। अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करना है, मैं ये पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन होमवर्क में मैं आप लोग को ये चेंज करके दे रहा हूँ चीज। इन योर होमवर्क आपको एक तो ये सवाल दोबारा रिपीट करोगे होमवर्क में, और होमवर्क में मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, आप होमवर्क के लिए डिवाइड करोगे, डिवाइड द ओवरहेड्स, या एलोकेट कर लेते हैं ना इसको, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में एलोकेट कहते हैं। तो होमवर्क में आप क्या करोगे, एलोकेट द ओवरहेड्स in proportion, in proportion to the units produced। जो पंप और फैन के यूनिट्स है ना, उनका परसेंटेज निकालो, ठीक है, मतलब 50 और 40 का रेशियो है इनका, सही है। तो ये परसेंटेज निकालो एंड देन यू calculate the overhead, divide your overheads in the proportion of the units produced, and then calculate the total cost।